ओरल हिस्टोरियन क्या होता है? देखिए, ये जब टर्म पहली बार मेरे लिए इस्तेमाल हुई थी तो मेरी समझ में भी नहीं आई। हम क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कुछ खास चीज होनी चाहिए। मुझे हिस्टोरियन मत कहो। ये बच्चे जो दिल्ली में बड़े हो रहे हैं, ये दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह स्कूल चले जाते हैं और सारे साल यही करते हैं। बच्चे सवाल पूछते हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जिनकी मुझे हवा नहीं थी। तो 9 साल का बच्चा था, चौथी या 5वीं वॉक में उसने मुझसे कहा कि सर आप हमें मुसलमानों की बिल्डिंगें क्यों दिखा रहे हैं? बहुत सवाल पूछते हो, बड़ों से बहस करते हो। कि ये बच्चे के जहन में सवाल कहाँ से है? ये जो जहर है ये हवा में मिल चुका है। इस्लामिक आर्किटेक्चर कुछ नहीं होता और हिंदू आर्किटेक्चर कुछ नहीं होता। हर गुंबद के ऊपर कमल का कलश है, वो कैसे वहां पहुंचा? उस कोन की जगह अगर आप नारियल रख दें तो क्या मिलेगा? और हम उसको इस्लामिक आर्किटेक्चर कह रहे हैं। तो ये 6 कॉर्नर्ड स्टार ऑफ डेविड है या शक्ति चक्र है? जो कुछ ज्ञान हमारे पास है वो सारी इंसानियत की बपौती है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। हम इतने सालों से पढ़ करके जो चीज नहीं कर पाए जी, वो हाशमी साहब ऐसे ही बोले दे रहे हैं। आप वहां जाइए ताजमहल, तो गाइड आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। हाथ काट दिए, हाथ काट दिए थे सबके। और क्या शाहजहां ने कभी सोचा नहीं होगा? 17 साल लगे थे उसे बनवाने में। ये भी कोई नहीं सोचता कि शाहजहां के अलावा दुनिया में क्या किसी बादशाह के पास इतना पैसा था कि एक और ताज बनवा लेता। बेबुनियाद बेसर पैर की उड़ाई जाती है। कुतुब मीनार पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। तो कहने लगे वो संयुक्ता ने यह प्रण लिया था कि वो जमुना जी के दर्शन किए बगैर अन्न ग्रहण नहीं करेगी। मैंने कहा फिर आपने इस पर गौर किया कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली नहीं थी, वो अजमेर से राज करते थे। तो अजमेर से यहाँ तक रोज कैसे आते थे? हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि कोई भी आदमी अथॉरिटेटिवली कुछ कह दे तो हम चुपचाप सुन लेते हैं। वो एक बिल्डिंग है, उसके सामने लिखा हुआ है पॉपुलरली नोन एज जोधाबाईज रसोई, लिखा हुआ है, हम नहीं पढ़ते जब तक कोई बोल न दे। जोधाबाई एक पहली बात तो हिस्टोरिकली शी डिड नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इसके बारे में बताइए। इन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक नौकरानी रख लेते उसके लिए। अब आप 6 फुट 4 इंच के आदमी को 6 पैक्स वाले को वहां आपने एक वो तलवार रखी हुई है, 5 फुट की अकबर की तलवार है। कुल वो हाइट ही 5 फुट का आदमी 5 फुट की तलवार कैसे चला सकता? कि यहाँ पे अकबर आंख में चोली खेला। तो ये आंख में चोली क्यों रखा? क्योंकि गाइड्स ये कहते हैं अकबर छुपन छुपाई खेल रहे, वो यहाँ छुपन छुपाई कर रहा है। वो खंबे के पीछे से आके कहेगा दप्पा। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप या प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आर्किटेक्चर इज डिटरमिन्ड बाय योर क्लाइमेट एंड नॉट बाय योर रिलीजन। हाशमी साहब, फिर इससे बचा कैसे जाए? हाशमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद द रेड माइक पर समय देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। आपके तमाम इंटरव्यूज़ देखे, आपकी तमाम कही हुई बातें सुनी पढ़ी, और एक चीज़ जो तुरंत समझ में आई, बाकी तो जो आप बताएंगे वो तो है ही, लेकिन जो एक चीज़ ऐसा मन किया कि आपसे पूछा जाए एकदम शुरुआत में ही, यू आर एन ओरल हिस्टोरियन। इतिहासकार जानते हैं हम, जो पढ़ लिख के इतिहास के बारे में कमेंट करते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। जर्नलिस्ट हु हैव अ कीन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री उनको भी जानते हैं। ओरल हिस्टोरियन क्या होता है? देखिए, ये जब टर्म पहली बार मेरे लिए इस्तेमाल हुई थी तो मेरी समझ में भी नहीं आई। तो ये तो असल में ये जर्नलिज्म का प्रॉब्लम ये है कि दे हैव टू ब्रांड पीपल, सबको कुछ ना कुछ बता के, क्योंकि उनको ये बताना होता है कि वो कौन है, कौन, मतलब हम क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कुछ खास चीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने पहले मुझको हिस्टोरियन कहना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, और जो भी मुझे इंटरव्यू करता है मैं उसे कहता हूँ मुझे हिस्टोरियन मत कहो, बिकॉज बीइंग अ हिस्टोरियन, इफ़ यू आर ए हिस्टोरियन, आपको उस डिसिप्लिन में आपने
पढ़ा होना चाहिए एज अ हिस्टोरियन। और वो जो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल मेथड है, आप उसको इस्तेमाल करके आपने पढ़ा है और उसकी बिना पर फिर आप कोई बात कह रहे हैं, तो ये मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो बाय ट्रेनिंग मैं ज्योग्राफर हूँ। तो अब मेरा ये जो इंटरेस्ट हिस्ट्री में आया वो बड़ी अजीब से एक रास्ते से आया, मतलब असाइड फ्रॉम द फैक्ट के हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट था, लेकिन हमारे अब्बू जो थे वो उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशंस बदले, तो उनमें एक वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने काम किया, 2-3 एक्सकेवेशंस पर भी गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम उन्होंने सेटअप किया। तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा, बड़े हिस्टोरियंस को पढ़ा और कुछ एक सेंस ऑफ हिस्ट्री उनके पास थी। और जब भी वो दिल्ली आते थे तो हम लोग बचपन में अलीगढ़ थे, फिर हम दिल्ली आ गए, फिर 5-6 साल अब्बू अलीगढ़ रहे, हम लोग दिल्ली रहे। वो हर वीकेंड दिल्ली आते थे और जब मौसम अच्छा होता था तो हम सब लोगों को बस में बिठा के किसी एक मॉन्यूमेंट पे ले जाते थे और 3-4 घंटे हम वहाँ बिताया करते थे। सो इन ये जो हमारे एक्सपोजर्स थे, इसमें हमारी समझ में कुछ चीज़ें आई, थैंक्स टू हमारे अब्बू ने जो हमको बताया कि कैसे सल्तनत पीरियड में अलग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है बिल्डिंग के लिए और मुग़ल पीरियड में अलग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और कैसे अलग मटेरियल के इस्तेमाल होने से भी बिल्डिंग की शक्ल बदल रही है। और दूसरे उन्होंने हमको बताया कि कैसे डोम आया, शुरू में नहीं है, फिर डोम आता है, उससे पहले आर्च आती है, आर्च कैसे इवॉल्व करती है वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें मेरे जहन में रह गई थी। और उसके सालों के बाद मैं एक बच्चों का क्रिएटिव एक्टिविटी सेंटर चला रहा था जो राहुल भंडारे ने शुरू किया था, जो लीप ईयर्स उसका नाम रखा था। और उन्होंने इसका जिक्र शुभा मुदगल से किया जो उनकी बहुत पुरानी दोस्त हैं, और शुभा ने मुझसे कहा, हम भी शुभा को सहमत के हवाले से जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तुम जाके मिल लो। तो वो सेंटर शुरू हुआ जिसमें बच्चे स्कूल से लौट के आते थे और हमारे सेंटर में वो सब कुछ करते थे जिसकी गुंजाइश स्कूल में नहीं। तो अगर कोई बच्चा गिटार सीखना चाहता है तो गिटार सिखाने वाला टीचर हमारे पास था, और कोई तबला सीखना चाहता है तो तबला वाला था। वी डिड नॉट वांट टू टेल चिल्ड्रन कि बच्चे ने कहा कि सर मुझको तो तबला सीखना है, हम कहेंगे नहीं नहीं गिटार बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चा करना चाहता है वो उसके पास उसके लिए ये स्पेस होनी चाहिए। तो पेंटिंग करना, फोटोग्राफी करना, क्रिएटिव राइटिंग, खेती करना, ये सब कुछ हम बच्चों के साथ किया करते थे। तो इन बच्चों से बात करते हुए मेरे जहन में ये आया कि ये बच्चे जो दिल्ली में बड़े हो रहे हैं ये दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हैं, लौट के आते हैं, घर में बैठे रहते हैं, माँ बाप के साथ बाहर जाते हैं घंटा भर खेलने के लिए, घर आके होमवर्क करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह स्कूल चले जाते हैं और सारे साल यही करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में अगर पेरेंट्स के पास को ऑफिस से छुट्टी मिल गई और पैसा है तो बैंकॉक चले जाएंगे, पैसा नहीं है तो नाना नानी के पास, दादा दादी के पास। ये इन बच्चों की जिंदगी का रूटीन था। तो आई फाउंड दिस वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज वी हैड ग्रोन अप लर्निंग टू लिव इन दिस सिटी। अब ये बच्चे हैं, इनको अपने स्कूल के रास्ते के अलावा दिल्ली में कुछ नहीं पता। अगर आप वसंत कुंज पर लाके जहाँ वो रहते हैं उनको छोड़ दें और उनसे कहें कि यहाँ से अब तुम चलो शाम को कनॉट प्लेस में मिलते हैं, दे हैव नो आइडिया कनॉट प्लेस कैसे पहुँचा जाएगा। तो मैंने बच्चों के साथ ये डिस्कवर डेली वॉक्स शुरू की। और फिर बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं
और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जिनकी मुझे हवा नहीं थी। अच्छा। तो फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि और इसी दौरान मैंने डिस्कवर किया कि जिस तरीके से हम बिल्डिंगों को देखते हैं बच्चे नहीं देखते। और उसकी बेस्ट एग्जांपल ये थी जब मैं यूनेस्को के लिए एक छोटी सी किताब स्कूल के बच्चों के लिए लिख रहा था सांची पर। तो मैं भोपाल से 10 बच्चों को 2 गाड़ियों में बिठा के सांची ले गया, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। इन 10 बच्चों में से कोई भी कभी भी सांची नहीं गया था। 5 तो खैर गरीब परिवार के बच्चे थे, अंडर प्रिविलेज स्कूल से आते थे, पर 5 तो इलीट स्कूल के थे, कभी नहीं गए थे। और बच्चों ने जो सवाल पूछने शुरू किए उससे मैंने रियलाइज़ किया कि हम जहाँ से सांची को देख रहे हैं बच्चे वहाँ से नहीं देख रहे, बच्चे तो इस हाइट से देख रहे हैं। उस हाइट की वजह से ही पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो जाता है। तो फिर मैंने इन तमाम स्ट्रक्चर्स को बच्चों के नज़रिए से देखना शुरू किया। बच्चा क्या देखेगा यहाँ आएगा तो। एंड देन आई स्टार्टेड, मैं इन चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू की। और फिर ग्रेजुअली उसके साथ साथ बच्चे जो सवाल पूछ रहे थे उनसे बहुत सारे दूसरे सवाल निकलते थे। तो एक 9 साल का बच्चा था, वो मेरे सेंटर में आता था। 4थी या 5वीं वॉक में उसने मुझसे कहा कि सर आप हमें मुसलमानों की बिल्डिंगें क्यों दिखा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बिल्डिंगें आप क्यों दिखाते हैं। तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। 9 साल का बच्चा ये इस नजरिए से देख कैसे रहा है। खैर मैंने उससे कहा कि देखो बेटे, दिल्ली पे तकरीबन 700 750 साल मुसलमान किंग्स की हुकूमत रही है, राजाओं की हुकूमत रही है, बादशाहों की रही है। तो दिल्ली में उन्हीं की बनाई हुई बिल्डिंगें हैं। तुम जयपुर जाओगे तो तुमको राजपूत राजाओं की बनाई हुई मिलेंगी। तो वो हिंदू थे, वहाँ उनकी वैसी बिल्डिंगें मिलेंगी। यहाँ मुग़ल थे और सुल्तनत के लोग थे, उनकी वैसी बिल्डिंगें मिलेंगी। ये जवाब मैंने बच्चे को तो दे दिया, लेकिन आई वॉज वेरी वरीड। तो फिर मैंने उसके बच्चे के दोनों पेरेंट्स को मैसेज भिजवाया दैट आई वांट टू मीट। और वो एक्चुअली चकित करने वाला था, क्योंकि पेरेंट्स में से एक मेरा ख्याल है तमिल था, हाँ, और दूसरी जो माँ थी वो आई थिंक शी वॉज अ मलयाली। दोनों आईटी सेक्टर में काम करते थे। दोनों की मुलाकात बेंगलोर में हुई थी, वेयर दे फेल इन लव एंड गॉट मैरिड। वहाँ ये बच्चा पैदा हुआ था। ये बच्चा तमिल बोलता था, मलयालम बोलता था, कन्नड़ा बोलता था, इंग्लिश बोलता था, और दिल्ली आया तो हिंदी भी बोलता था। 4 ज़बानें फ्लुएंटली बोलता था ये बच्चा। और इसके पेरेंट्स जो थे they were not religious in that strict sense। तो और आईटी में तो अक्रॉस दी सेक्शन लोग आते हैं, तो उनके दोस्तों में क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे, जिसमें कुछ एंग्लो इंडियंस भी थे, मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग। सो दे सेड कि सर हम तो सारे फेस्टिवल मनाते हैं, और जिसका भी फेस्टिवल है उसके घर जाते हैं। हमारे मुसलमान दोस्त भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, नॉर्थ इंडियंस भी हैं, साउथ इंडियंस भी हैं, बंगालीज भी हैं, गुजराती भी हैं। तो हमारा तो बहुत मिक्स सा मामला है। तो एंड वी नेवर गो टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप, एंड वी आर एज शॉक्ड एज यू आर कि ये बच्चे के जहन में सवाल कहाँ से आया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये तो हवा में मिल चुका है, ये जो जहर है ये हवा में मिल चुका है। और वो सुबह गार्डन में बैठने वाले रिटायर्ड लोग और घरों में काम करने के लिए आने वाले लोग
और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के दोस्त, तो पेरेंट्स के दोस्त और खुद बच्चों के अपने दोस्त, वो अपने घर से सब कुछ लेके आ रहे हैं। ये सब जगह हवा में फैला हुआ है। और आप अगर कॉन्शियसली इसके खिलाफ नहीं है तो योर चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो अप लाइक दिस, somebody who will be full of hate. He ये will कौन से never. साल की बात थी? ये है मतलब आज से 18-19 साल पहले, 20 साल के करीब मैंने वॉक शुरू की थी। 18-19 साल पहले की बात है, 2004-5 की। तो उसके बाद से फिर मैंने ज़्यादा सिस्टमेटिकली इस पूरे सवाल को देखना शुरू किया, और मैं अपनी टॉक्स में और अपनी वॉक्स में इन चीज़ों को अंडरस्कोर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ कि मैं ये दिखाऊं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर कुछ नहीं होता और हिंदू आर्किटेक्चर कुछ नहीं होता, जस्ट एज देयर इज़ नो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर। और ये कैटेगरी कॉलोनियल आर्ट हिस्टोरियंस ने और कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने बनाई है, हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर, ताकि उनको सहूलियत हो समझने में, नहीं ताकि हमको डिवाइड करने में आसानी हो। क्योंकि डोम तो पूरी दुनिया में है, ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह डोम्स हैं। सिर्फ सेंट्रल एशियन डोम इस्लामिक क्यों है? बाकी तो आप इस्लामिक नहीं कहते, उसे तो आप गॉथिक कहते हैं, उसे रेनेसां कहते हैं। इसको आप इस्लामिक क्यों कहते हैं? इसको आप अब्बासिद क्यों नहीं कहते? इसको आप अरब क्यों नहीं कहते? इसको आप ईरानियन क्यों नहीं कहते? ये है जो बदमाशी की गई है। और सिमिलरली जो हमारे टेम्पल्स हैं, उनको आप सबको हिंदू टेम्पल क्यों कह रहे हैं? कांगड़ा का टेम्पल अलग है और उसका रामेश्वरम का टेम्पल का आर्किटेक्चर अलग है। सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स का आर्किटेक्चर अलग है। तो उसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? कांगड़ा का आर्किटेक्चर है वो बटेश्वर का आर्किटेक्चर है, मध्य प्रदेश का आर्किटेक्चर है, वो होयसला है, वो परिहार है, वो चेरा आर्किटेक्चर है, वो चोला है, वो परिहार आर्किटेक्चर है। जिस तरह आप यूरोप के आर्किटेक्चर को देखते हैं, वो उन्होंने आके हमारे आर्किटेक्चर को इस तरीके से डिफाइन किया, रिलीजन से डिफाइन किया, रिलीजन से कनेक्ट किया, और हमने अपनी सारी संस्कृति को सिर्फ इस चश्मे से देखना शुरू किया, जिसका नतीजा ये है। और फिर हमको ये बताया गया कि ये सब तो इन्वेडर्स थे, तो वो हमारी परंपरा ही नहीं है, उसको हम अपना मानते ही नहीं है। तो ये है जो असल में हमारे मुल्क में हेरिटेज के साथ जो ज्यादती हो रही है। और इसके लिए बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं एंग्लो सैक्सन हिस्टोरियंस। उन्होंने ये कैटेगरीज क्रिएट की, लेकिन उनको गए हुए 75 साल हो गए। उसके बाद हम वही गंद क्यों फैला रहे हैं? सो दैट इज वन थिंग दैट आई ट्राई टू डू। द अदर थिंग, वो एक फेवरेट सेइंग है किसी की, गॉड इज इन द डिटेल्स। तो वो किसी ने उसके जवाब में कहा था, द डेविल इज इन द डिटेल्स, इज ऑल्सो इन द डिटेल्स। तो मैं जब लोगों को लेके जाता हूं, मैं उन्हें बिल्डिंग की डिटेल्स दिखाता हूं और कोशिश करता हूं कि वो डिटेल देखें जो आपकी नजर में ही नहीं आती जब आप पहली बार जाते हैं। हर गुंबद के ऊपर कमल का कलश है,
वो कैसे वहां पहुंचा। और जब तक आप हुमायूं के वक्त तक आते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा कलश है, नहीं, हर गुंबद के ऊपर कमल का फूल है। यहाँ हुमायूं के वक्त आते आते एक बड़ा कलश है, उसके ऊपर एक छोटा कलश है, उसके ऊपर एक कोन है। उस कोन की जगह अगर आप नारियल रख दें तो क्या मिलेगा? ये वहां कर क्या रहा है, ये वहां पहुंचा कैसे? और दुनिया में कहीं भी किसी भी गुंबद के ऊपर ये नहीं है। ये फिनियल हिंदुस्तान में है, और हम उसको इस्लामिक आर्किटेक्चर कह रहे हैं। सिमिलरली एक 6 कॉर्नर्ड स्टार होता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड के नाम से हम लोगों को सिखाया पढ़ाया गया है। लेकिन बुद्धिज्म के थोड़े बाद के काल से, और मेरा ख्याल है सर्टेनली फ्रॉम द 7th 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जितने बुद्धिस्ट और जैन मंडलाज हैं उनमें 6 कॉर्नर स्टार है। और ये मुसलमानों के हिंदुस्तान आने से बहुत पहले की बात है। ये जो ट्रायंगल है ये शिवा का सिंबल है, और ये ट्रायंगल शक्ति का सिंबल है। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिए जाएं और एक सर्कल में रख दिए जाएं तो ये आदि यंत्र कहलाता है। और ये हमारे यहाँ तांत्रिक ट्रेडिशन के वक्त से है। तो ये 6 कॉर्नर्ड स्टार स्टार ऑफ डेविड है या शक्ति चक्र है? और क्या ये दोनों हो सकते हैं? और क्या ये 6 कॉर्नर स्टार दुनिया में और भी बहुत जगह है? एंड आई डू द सेम विद द स्वास्तिक। इस्फहान की हर मस्जिद में स्वास्तिक है, उज़्बेकिस्तान की हर मस्जिद में स्वास्तिक है, लैपलैंड में स्वास्तिक है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो सारी सभ्यताएं जो भूमध्य रेखा के उत्तर में विकसित हुई हैं, उन सब में स्वास्तिक है। और वो लोग जो इन एरियाज की स्टडी करते हैं, उनका ये मानना है कि जहाँ वो चारों भुजाएं स्वास्तिक की जहाँ से शुरू होती हैं, वो ध्रुव तारा है। और ये भुजाएं जो है ये सप्तऋषि है। और जब लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया और समुंदर में पहुँचे या रेगिस्तान में पहुँचे जहाँ से रास्ता भटक जाते थे, तो वहाँ उन्होंने आसमान को देखना शुरू किया। और वहाँ उन्होंने एक ये तारा ढूंढा जो हिलता नहीं है। और ये सप्तऋषि ढूंढे जो सारे साल में उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और उनकी 4 पोजीशंस हैं, समर में एक जगह, विंटर में एक जगह, स्प्रिंग में एक जगह, ऑटम में एक जगह। उससे 4 भुजाएं बनती हैं। और ये सारी सभ्यताओं के पास इसलिए है कि इन सारी सभ्यताओं ने इनकी मदद से अपने इनके पुरखों के पुरखों के पुरखों ने कभी अपने आप को रेगिस्तान से निकाला होगा या समुंदर से निकाला होगा। और इसलिए ये उनकी जो लोक परंपरा है उसका हिस्सा बन गया। आप हाशमी साहब एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, कम से कम जो आपने महसूस किया उस बच्चे के सवाल के बाद, जिससे आप मोटिवेट हुए इसके बारे में। और वो ये कि आर्किटेक्चर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं एक देश में, वो सारी चीज़ें इज़ अ प्रोसेस इन कंटिन्यूअम। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी एक धर्म विशेष नहीं, किसी एक वक्त विशेष नहीं, वो कंटिन्यूअम है। नहीं, जो कुछ ज्ञान हमारे पास है वो सारी इंसानियत की बपौती है। उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ना हो सकता है। ना कोई कह सकता है कि मैंने ये उत्पन्न किया है या हमारी बस यहीं ये चीज़, ये विचार सबसे पहले उत्पन्न हुआ। नहीं, कितनी मिक्सिंग हुई है, कितनी मिक्सिंग हुई है, कहाँ से लोग आए हैं, बसे हैं। और अब तक जितनी मिथ्या बिल्ड हो रही थी तो डीएनए ने सब धराशायी कर दिया है। डीएनए की लेटेस्ट स्टडीज से तो अब सब पता चल रहा है। और 5-10 साल हैं
जिसके अंदर ये सारे के सारी जो प्योरिटी की मिथ्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। इनकी कोई बेसिस ही नहीं है। रेशियल सुपीरियरिटी और जातिगत जो करेक्ट वर्ण व्यवस्था ये इस सब की कोई बेसिस साइंटिफिक नहीं है। और तो एंड एसेंशियली कि हमने लगातार दूसरों से लिया है और लगातार दूसरों को दिया है, और इस आदान प्रदान के बिना तो विकास हो नहीं सकता। तो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू। अब उसमें होता यह है कि जो हिस्ट्री का जो बड़ा फलक है उसमें ये बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो उन पे रुकने का टिकने का समय नहीं होता। क्योंकि आप बड़ी जो वर्ल्ड फॉर्मेशन की जो मूवमेंट्स हैं आप उनकी बात ध्यान दे रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रिविया ये हाँ बिल्कुल ट्रिविया है, बहुत छोटा छोटा है, लेकिन किसी लेवल के ऊपर जो हमारा इतिहास बोध है वो इन चीजों से निश्चित हो रहा है। करेक्ट। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको लेके जो फैलाया जा रहा है उसके बारे में कुछ सवाल उठाऊं और उन सवालों पे सोचते हुए शायद फिर लोग इतिहास का जो बड़ा फलक है उसको भी इसी रुचि से देखना शुरू करें। दो तीन चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ हाशमी साहब। सबसे पहली बात तो जब आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो आप एसेंशियली एक कीन ऑब्जर्वर हैं ऑफ हिस्ट्री एज हैज़ बीन टोल्ड टू ऑल। उसके आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं और ध्यान से बारीकी से देख रहे हैं वो छोटे छोटे मार्कर्स जो आपका एक कंटिन्यूम प्रस्तुत करते हैं कि लोगों ने लिया और लोगों ने दिया और वो आदान प्रदान ही इतिहास बना जो हम लोगों ने सब जगह देखा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इतिहासकार ने आपको ये बोला हो कि किस बेसिस पर आप ये सब इस निष्कर्ष पर आ रहे हैं, ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया? हम इतने सालों से पढ़ करके जो चीज नहीं कर पाए जी वो हाशमी साहब ऐसे ही बोले दे रहे हैं? नहीं, मैंने असल में मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं और अच्छे प्रबुद्ध इतिहासकारों में कुछ से के साथ सलाम दुआ उठना बैठना है तो मैं उनसे लगातार चेक करता रहता हूँ। अच्छा। कि ये मैं ओवरस्टेट तो नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा हूँ, ये उससे तथ्यों से परे हटके तो नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इन्वेंशन से दूर रहूँ। हाँ। इतिहास में, क्योंकि एक पूरा उद्योग है इतिहास में इन्वेंशन का। तो मैं असल में जो दूसरी चीज़ मैं करता हूँ वो ये जो इतिहास में इन्वेंशन हो रहे हैं उनके बारे में बेसिक से सवाल पूछ लेता हूँ, और उनमें से एक सवाल मैंने पूछा था वो बहुत पॉपुलर हो गया। आप वहाँ जाइए ताजमहल तो गाइड आपको कोई ना कोई मिल जाएगा और फिर वो सूनर और लेटर आपसे कहेगा कि वो हाथ काट दिए थे सबके। तो मैं पूछता हूँ कि अगर सबके हाथ उसने कटवा दिए थे तो ASI बनने से पहले ताजमहल की रखरखाव कौन कर रहा? किसने किया था? और क्या शाहजहां ने कभी सोचा नहीं होगा? 17 साल लगे थे उसे बनवाने में कि इसको मेंटेन भी करना होगा। और ताजगंज में जो कारीगर हैं जिनमें से 2 को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है पत्थर में पच्चीकारी करने का, और जिनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स हर स्टेट एम्पोरियम में, यूपी स्टेट एम्पोरियम में, हर शहर की राजधानी में होते हैं, हर वो कौन बना रहा है? तो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होता ये, क्योंकि गाइड जो है वो बड़े जोर से कह देता सबके हाथ कटवा दिए थे। तो एक तो इसलिए कहता है कि कोई और दूसरा ताज बनवा ना सके, और इसलिए उसने हाथ कटवा दिए थे। अब ये भी कोई नहीं सोचता कि शाहजहां के अलावा दुनिया में क्या किसी बादशाह के पास इतना पैसा था कि एक और ताज बनवा लेता। शाहजहां से ज़्यादा
धनी शासक उस वक्त दुनिया में नहीं था। उस वक्त जो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस हैं, इनकी काफ़ी इस पे आया है। तो आई जस्ट टेक दैट स्टेटमेंट एंड कनेक्ट इट विद दिस। वो ये कहते हैं कि शाहजहां के वक्त में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी वाज 23%। दैट इज देयर स्टडी। उससे बड़ा तो और कोई हो नहीं सकता। सही बात। तो उसको ये फिक्र ही क्यों होती कि कोई और बनवा लेगा? क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है किसी के पास। पैसा ही नहीं, ना पैसा है ना समय है। और कारीगर तो शाहजहां के पास थे। तो ये इस तरह की जो बेबुनियाद बेसर पैर की उड़ाई जाती है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है हाशमी साहब, यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ हिस्टोरिकल मिथ बस्टर, कि जो हिस्ट्री को लेकर के और स्ट्रीट व्यू ऑफ हिस्ट्री जो बन गया है, इसका प्रचार और प्रसार हो गया है, कहाँ से शुरू हुआ वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो किस अंजाम तक पहुंच रहा है वो तो हम हम देख रहे हैं अंजाम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ये ताजमहल हो गया जी, अपने 20-25 साल के ये 2-2.5 दशक के जो अनुभव में, जिसमें आप ये और बारीकी से देखने लगे, ऐसी क्या मुख्य चीज़ें हैं जो आपको पता लगी, जिसके बारे में अब आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, एक हिस्टोरिकल मिथ बस्टिंग, मतलब एक मिथ ये है कि वो कुतुब मीनार पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ये गाइड्स के लेवल के ऊपर सर्कुलेट हो रही है। तो वो एक साहब थे, वो बता रहे थे, मैं वहाँ से गुजर रहा था कुछ बच्चों को लेके, तो मैंने उनसे पूछा कि ये पृथ्वीराज चौहान ने क्यों बनाया? तो कहने लगे वो संयुक्ता ने यह प्रण लिया था कि वो जमुना जी के दर्शन किए बगैर अन्न ग्रहण नहीं करेगी। तो हर सुबह वो इस पे चढ़ के जमुना जी के दर्शन करती थी, फिर आके नाश्ता करती थी। एंड ही हैड 4 or 5 people listening to him, rapt attention. तो मैंने कहा, आपने इनको बताया इसमें सीढ़ियाँ कितनी हैं? 379 स्टेप्स हैं और सबकी सब लगभग 1 फुट ऊंची हैं। 8 इंच की सीढ़ियाँ नहीं है वो। और कोई आदमी खाली पेट अगर रोज सुबह उसे चढ़ेगा और उतरेगा तो हफ्ते भर में उसके घुटनों का क्या होने वाला है? सही बात है। इस पे आपने गौर किया? मैंने कहा, फिर आपने इस पे गौर किया कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली नहीं थी, वो अजमेर से राज करते थे। तो अजमेर से यहाँ तक रोज कैसे आते थे? और रास्ते में और भी कई जगह जमुना मिलती होगी, वहीं दर्शन करके लौट जाते हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तो ये इस तरह की बेसर पैर की उड़ाई जाती है। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि कोई भी आदमी अथॉरिटेटिवली कुछ कह दे तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, क्योंकि बचपन से हमसे कहा गया है, बहुत सवाल पूछते हो, बड़ों से बहस करते हो। अब अगर बच्चा बड़ों से सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? अब 3 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे से तो नहीं पूछने वाला कि ये मटर के दाने में से पौधा कैसे निकल आता है, तो किसी बड़े से ही पूछेगा ना। हम डिस्करेज करते हैं सवाल पूछना, और इसकी वजह से वी आर इवन टुडे प्राइमरीली एन ओरल सोसाइटी। लिखा हुआ है हम नहीं पढ़ते जब तक कोई बोल न दे। और ये वहां होता है, फतेहपुर सीकरी में रोज होता है। वो एक बिल्डिंग है, उसके सामने लिखा हुआ है, पॉपुलरली नोन एज जोधाबाईज रसोई, दिस वॉज हाउएवर द ऑफिस ऑफ द महलसरा। ये पत्थर पे लिखा हुआ है। गाइड उस पत्थर को छुपा के खड़ा हो जाता है और कहता है, ये जोधाबाई की रसोई थी। तो मैंने उसको एक गाइड से पूछ लिया, मैंने कहा, क्यों थी जोधाबाई की रसोई, क्यों थी? नहीं जी, वो शाकाहारी थी। मैंने कहा, आपको किसने बताया? वो राजपूत थी और आमेर के राजा भारमल की संतान थी, और उसके बाद उसकी शादी हुई अकबर से, और उसकी भांजी की शादी जहांगीर से हुई। और सवाई वो राजा जयसिंह जो थे
वो मिर्जा जयसिंह का टाइटल मिला उनको, दे वर ऑल वेरी क्लोज टू द मुगल्स। ये आपसे किसने कह दिया कि वो वेजिटेरियन थी? कहने लगी जी वो वेजिटेरियन थी। मैंने कहा चलिए मान लिया, पर अकबर की पत्नी तो थी। लगे हाँ। जहांगीर की माँ थी? कहने लगे हाँ। मैंने कहा फिर इन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक नौकरानी रख लेते उसके लिए? उसको रसोई में जाने की क्या जरूरत? पर ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि औरत कुछ भी उसका रुतबा क्यों ना हो, शी हैज टू बी इन द किचन। तो जोधाबाई की रसोई बना दी आपने। जोधाबाई एक पहली बात तो हिस्टोरिकली शी डिड नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इसके बारे में बताइए, ये बहुत जरूरी है दर्शकों को जानना। वो असल में जो भार सिंह थे, भारमल जो आमेर के राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर से करवाई। और ये जो थी, इनका नाम हरकाबाई था। हरकाबाई की 3 संतानें हुई। सबसे बड़े जहांगीर थे, और जहांगीर बाद में जब बड़े हुए, उनकी शादी का वक्त आया, तो उनकी भी कई शादियां हुई थी। उनमें से एक शादी हरकाबाई की छोटी बहन की बेटी से हुई, जो हरकाबाई ने करवाई थी। उसका नाम जगत गोसाई था, जो शाहजहां की अम्मा है। जगत गोसाई का भाई जोत सिंह था। और जहांगीर जगत गोसाई का अपनी वाइफ का पैर खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए उसको जोधाबाई कहते थे। नाम उसका जोधाबाई नहीं था, मजाक में कभी उन्होंने उसे जोधाबाई कह दिया। एक अंग्रेज इतिहासकार ने सास और बहू के नाम मिक्स कर दिए। बताइए। और उसके बाद से आज तक हम में से जितने भी फिल्मकार हैं, जितने भी फिल्मकार इस मुल्क में, किसी ने रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। सारे हिस्टोरियंस लिख चुके हैं कि जोधाबाई इज ए मिथिकल कैरेक्टर। किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी जो इरफान साहब ने लिखी है, और जितने मेडिवलिस्ट हैं सब ने लिखा है इसके बारे में। नोबडी हैज रेड दैट बुक। वो जो अंग्रेज लिख के चला गया उसी को कॉपी किए चले जा रहे हैं। और यहाँ तो फिल्में बन गई, 5-5 सीरियल बन गए, जोधा अकबर 1, जोधा अकबर 2, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अजीब तरीके की फिल्में बन रही हैं। अकबर, फ्रॉम what little I know, वो he was not a very tall man, तो शायद 5 फुट के आसपास का था। अब आप 6 फुट 4 इंच के आदमी को, 6 पैक्स वाले को वहां आपने एक वो तलवार रखी हुई है, 5 फुट की, कि अकबर की तलवार है। कुल वो हाइट ही 5 फुट। 5 फुट का आदमी 5 फुट की तलवार कैसे चला सकता है? तो ये दुनिया भर की से चौके छक्के मारना जो है, वो आपको लगता है ये एक दौर होता है जिसमें, मतलब हम लोग आज पोस्ट ट्रूथ की बात कर रहे हैं कि मतलब इतने फाकते उड़ा दो कि लोग कुछ ना कुछ तो सच मान ही लेंगे। तो ये सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, फॉल्स ब्रावाडो। अच्छा, वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि क्योंकि हम प्राइमरीली ओरल सोसाइटी, तो आज भी तो वहां किसी से, कोई उस गाइड से नहीं पूछता कि यहाँ तो ये लिखा हुआ, तो ये क्या बता रहा है। एक और बिल्डिंग उसके सामने खड़े होकर वो कह देते हैं कि यहाँ पे अकबर आंख में चोली खेला करते थे। उस बिल्डिंग का नाम आंख में चोली रख दिया है, वहाँ ये साइन लिखा हुआ है, पॉपुलरली नोन एज आंख में चोली। वो रॉयल ट्रेजरी थी। तो ये आंख में चोली क्यों रखा? क्योंकि गाइड्स ये कहते हैं कि यहाँ अकबर अपनी बेगमों के साथ आंख में चोली खेलता। एज एफ अकबर के पास कुछ करने को था नहीं। हर चौथे दिन कहीं बगावत नहीं हो रही थी, उसके बेटे बगावत कर रहे थे, क्या क्या नहीं हो रहा था। अकबर छुपन छुपाई खेल रहे, वो यहाँ छुपन छुपाई खेल रहा है। वो खंबे के पीछे से आके कहेगा दप्पा। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं जिस लेवल के ऊपर इस सबको उन्होंने
इतिहास को रिड्यूस किया हुआ है, एंड दैट इज हाउ इट इज सर्कुलेटेड। अच्छा, लोगों को लगता है कि यही है सत्य, यही सत्य है। और क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते, तो जो भी कोई बूढ़ा आदमी या जोर से बोलने वाला मंच पे खड़ा होकर कह देगा, उसे सच मान लिया जाएगा। जब ये ईरान इराक वॉर चल रही थी, तो आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं अलीगढ़ जा रहा था ट्रेन में, तो एक साहब थे, वो बैठे हुए ज्ञान दे रहे थे। कहने लगे, जी सद्दाम को कोई मार नहीं सकता, वो उसने एक पूरा अंडरग्राउंड शहर बनाया हुआ है कंक्रीट का, और उसकी जो छत है वो 6 मीटर कंक्रीट की है, और उस पे 1000 डिग्री सेल्सियस का भी कोई असर नहीं होता। मैंने कहा, भाई साहब, अगर आपने 1000 सेंटीग्रेड कहा होता तो ये सब आपको मार मार के बाहर फेंक देते, क्योंकि इनको पता है कि सेंटीग्रेड क्या है। सेल्सियस किसी को पता नहीं, इसीलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोहे को गलाने के लिए 5000 डिग्री चाहिए होता है, तो 1000 डिग्री क्या है? और क्यों आप बेसर पैर की उड़ा रहे हैं? आप नाप के आए 6 मीटर की छत। कुछ भी आप कह दीजिए और लोग चुपचाप सुन लेते हैं, और फिर जाके उसको वो एक बंदा मिला था ट्रेन में, वो ये कह रहा था, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। और फिर ये सर्कुलेट होता है, वो कुछ दिनों के बाद इतिहास बन जाता है, और फिर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में आ जाता है। जैसे हाथ काटने वाला मामला यूपी के स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में है, जिसकी कोई बुनियाद इतिहास में नहीं। हाशमी साहब, फिर इससे बचा कैसे जाए? मतलब अब आप जो प्रयास कर रहे हैं, वो आपको नहीं लगता है कि इन योर लाइफ टाइम यू विल परहैप्स एंड अप फीलिंग कि मैंने प्रयास तो एक छोटा सा किया, लेकिन कुछ खास बदलते हुए देखा नहीं? क्योंकि जो ओरल हिस्ट्री में अगर लोग विश्वास रख रहे हैं, तो वो तो फितरत है ना, और वो मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई है। ये इट्स अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। क्रिटिकल थिंकिंग उस तरीके की नहीं है। मतलब कुछ चमत्कारी आप बोल दीजिए तो लोग समझते हैं हाँ हुआ होगा। नहीं, तो मेरी तो कोशिश ये है, और वो थैंक्स टू ईशान, जिसने वो कारवान इनिशिएटिव शुरू किया था, तो उसने मेरा ये इंस्टा पेज शुरू किया है। तो अब उसमें 1 सवा लाख लोग फॉलो कर रहे हैं उसको पिछले 6-8 महीने में। तो होपफुली सम ऑफ दीज पीपल विल टेक अप दिस टास्क। और अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और वो लोग जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, नौजवान लोग जो हु आर नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग ड्रॉन इनटू दिस मीडियम, तो इफ दे टेक अप दिस वर्क, तो हालात को बदला भी आ सकता है। मुझको ये लगता है कि हम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू बिकमिंग रीडिंग पीपल is a very long fight। और इसलिए हमको ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं वर्ड ऑफ माउथ से, इनको हमको इसी लेवल पर काउंटर भी करना होगा, अफवाहों से नहीं, सच से। सिर्फ ये है कि सच को प्रेजेंट ऐसे किया जाए कि वो बोरिंग ना लगे, वो ऐसा ना लगे कि आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, बट यू आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन करेक्ट दैट यू हैव। और कल को अगर कोई बोल दे कि सबूत दिखाओ, तो 4 आप सबूत दिखा सके। तो ये अगर होगा तो हम इसको, इन हालात को पलट भी सकते हैं, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से हम स्कूल बंद कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट में आपने कोई 60,000 स्कूल बंद कर दिए, करेक्ट, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? और जो पढ़ने को आप उनको दे रहे हैं उसमें आपने सब भर दिया है, क्या पढ़ेंगे?
तो क्या पढ़ेंगे? कलर्ड हिस्ट्री है। हाँ हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। एक चीज आशमी साहब मेरे मन में ये अभी जैसे आप बोल रहे थे तो आया, कई बार ऐसा होता है और ये आरोप लगते हैं कि देखिए जो भी शासक होता है, शासक के अंदर भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं एक गजब का स्टेट्समैन जैसा दिखूं, एक बहुत रिफॉर्मर जैसा दिखूं, एक अच्छा इंसान दिखूं, और इस वजह से बिकॉज ऑफ हिज पावर, हिज और हर पावर ऑफ एंड इन्फ्लुएंस, वो हिस्ट्री को कलर भी करते हैं एंड दैट कलरिंग एंटर्स द टेक्स्ट ऑल्सो। तो हर शासक ये चाहेगा ये बताने का कि उसके बारे में जो मिथ्याएं हैं वो मिथ्याएं हैं, दरअसल वो था बहुत अच्छा इंसान, या उसने सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया है, thus justifying his conquest, justifying मतलब इन्वेजन, सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि एक इसके साथ जो दूसरी बात फैलाई जाती है वो ये कि इतिहास तो केवल शासक लिखते हैं। हाँ, ये दोनों बातें साथ साथ कही जाती हैं। करेक्ट। और ये दोनों बातें सही नहीं है। कुछ शासक हैं, बल्कि हर शासक चाहता है कि लोग उसको वही उसकी वाह वाह करें। हाँ। और वो कसीदे भी लिखता है, अपने भी लिखवाता भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय में केवल वही लिखा जा रहा है, और लोग भी लिख रहे हैं, और लोग भी लिखते हैं, और वो क्रिटिकल भी लिखते हैं। और जिस तरह की सेंसरशिप आजकल है उस ज़माने में नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें निकल आती। तो अकबर के कोर्ट में एक मौलवी साहब थे जो अकबर से बहुत सीरियसली डिसएग्री करते थे और उसके दीन इलाही के ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ लिखा और उसकी बहुत सारी चीज़ों को कहा कि ये कुफ्र है। वो सब भी सरवाइव किया है ना। मसला ये है कि ये लोग कहने वाले जो हैं, इन्होंने ना ये पढ़ा है ना वो पढ़ा है। इन्होंने आईने अकबरी भी नहीं पढ़ा है, और इन्होंने ज़ियाउद्दीन बर्नी भी नहीं पढ़ा है। इन्होंने तो एक इमेज खड़ी कर दी है, और जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो गोरों का है, जिन्होंने जोधा अकबर जैसी हरकतें की हैं, ताकि आप डिवाइड और हो जाए। कुछ इनोसेंटली हुई हैं, वो मिक्सअप, उसे ज़माने नहीं पता थी, वो सास को बहू, बहू को सास बना गया वो, और कुछ जानबूझ के की हैं। तो ये जब हिस्टोरियंस जब लिखते हैं, हिस्टोरियंस डोंट गो बाय वन टेक्स्ट, दे गो बाय मल्टीपल टेक्स्ट, दे गो बाय मल्टीपल टेक्स्ट, मल्टीपल सोर्सेज, और ऐसे कमाल कमाल के सोर्सेज मिलते हैं कि यू विल नॉट एक्सपेक्ट दैम। ये पालम में एक बावली बनी ग़ियासुद्दीन बलबन के वक्त में, उसमें एक टेक्स्ट है, लाजवाब टेक्स्ट है। वो गुजरात से एक व्यापारी दिल्ली आया, उद्धरा उसका नाम है। उसने पालम गांव में बावली बनवाई, उस बावली पे उसने टेक्स्ट लिखा है। वो ये पुष्पा गुप्ता शायद नाम है उनका, उनकी पीएचडी थीसिस है संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ द सल्तनत पीरियड, उसमें वो उन्होंने कोट किया है। सर सैयद ने भी उसी टेक्स्ट को कोट किया है। तो सर सैयद की किताब पहले की है, पुष्पा गुप्ता ने बाद में, और संस्कृत से उन्होंने ट्रांसलेट किया उसको। तो उस टेक्स्ट में वो कहता है कि मेरा नाम उद्धरा है, मैं गुजरात से आया हूँ, पालम में मैं ये बावली बना रहा हूँ। पालम दिल्ली में है, दिल्ली हरियाणा में है। ये 14वीं शताब्दी का टेक्स्ट है। 14वीं शताब्दी में हरियाणा एक टेरिटरी है। दिस वाज आइडेंटिफाइड इन द 14th century। वाओ, एंड दिल्ली वाज पार्ट ऑफ इट। दिल्ली वाज पार्ट ऑफ इट। हाँ। और उसके बाद वो कहता है कि दिल्ली में पृथ्वेंद्र बलबन की हुकूमत है। पृथ्वेंद्र बलबन इज द टाइटल ही यूजेस फॉर बलबन, एंड ही इज नॉट राइटिंग इट इन पर्शियन। बादशाह को खुश करने के लिए संस्कृत में लिख रहा है।
और भगवान विष्णु को चाहिए कि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करें, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा है, खलिहान अनाजों से भरे हुए हैं और औरतें सोने के जेवर पहन के बाजार करने जाती हैं। भगवान विष्णु को चाहिए कि दिल्ली की चिंता न करें, यहाँ पृथ्वीन्द्र बलबन की हुकूमत है। अब ये टेक्स्ट वो क्यों लिख रहा है, वो व्यापारी, और क्यों संस्कृत में लिख रहा है? राजा की चापलूसी करने की एक परंपरा होगी तो कर रहा है, पर फिर राजा की भाषा में करता, संस्कृत में क्यों कर रहा है? सही बात है। उसके बाद जब हरियाणा बना है तो हरियाणा का क्लेम था कि पत्थर उनको दे दिया जाए। मुझे पता नहीं पत्थर अब कहाँ है। कुछ किसी ने मुझे बताया कि लाल किले के म्यूजियम में कहीं है, और पर मैंने सुना था कि शायद वो हरियाणा ने क्लेम किया था, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट रिटन रेफरेंस टू हरियाणा। तो इतने तरह के मटेरियल अभी तक अवेलेबल हैं। आपने बहुत जबरदस्त बात बताई हाशमी साहब, वो ये है कि ये दिस इज ऑल्सो अ मिथ कि इतिहास सिर्फ शासक लिखते हैं। नहीं, सब इतिहास लिख रहे हैं। आप कितना डीप जा करके उसको, हाँ, कहाँ किस किस ने शिलालेख छोड़े हैं। मैं एक किस्सा आपको और सुना दूं। वो हमारे एक दोस्त थे, मथुरा के रहने वाले और मथुरा के पंडित। तो उनके परिवार में एक छोटी सी गुमटी थी जमुना जी के घाट के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर। तो जाते हुए लोग माथा टेकते हैं, पैसे रख जाते हैं। 2 भाइयों में उसकी ओनरशिप पे झगड़ा था, दोनों भाई लड़ रहे थे। तो जो हमारे दोस्त थे उनके पिताजी इन दो भाइयों में से एक थे। उन्होंने कहा अपना केस मैं अपने आप लड़ूंगा, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। वो पेशी होती थी, वो अगली डेट पड़ जाती थी, सालों चलता रहा। फाइनली वो हार गए, फिर अगले कोर्ट में अपील की, वहाँ चलता रहा सालों। फिर वहाँ ये चलता रहा सिलसिला जब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुँच गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि आपने कोई वकील नहीं किया? कहने लगे नहीं जी, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तो अपना केस अपने आप ही लड़ रहा हूँ। तो कुछ सबूत है आपके पास? कहने लगे हाँ है। वहाँ पहले कहीं पेश किया था? कहने लगे हमसे किसी ने मांगा ही नहीं आज तक। डेट पड़ती रहती थी, फिर हमारा केस डिसमिस हो जाता था। तो कहने लगे दिखाओ क्या सबूत है। तो उसने 2 डॉक्यूमेंट दिखाए। एक तो उस घाट विशेष के क्रिमेशन रिकॉर्ड्स, अरे अपने परिवार के, जहाँ उसने स्थापित कर दिया कि उसके जो पूर्वज में से एक, जिनका नाम फला चतुर्वेदी था, वो इस घाट पे यहाँ पर क्रिमेट हुए थे। उनका बेटा ये पूरा का पूरा। और फाइनली वो उन्होंने पूरा अपना फैमिली ट्री एस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक लाल बंडल खोला जिसमें एक बहुत महीन धोती के ऊपर एक कागज़ चिपका हुआ था। वो कागज़ खोल के उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया। वो औरंगजेब का फरमान था। उस गुमटी के नाम और उन साहब के नाम, कि इस गुमटी का ये पुजारी, इसको हम 6 रुपए सालाना का अनुदान देते हैं कि इस मंदिर में 24 घंटे हमारे नाम का देसी घी का दिया जलता रहे। उनके हक में फैसला हो गया। गजब है। तो ये भी इतिहास है। हाँ। तो ये इतनी आसानी से नहीं होता कि एक राजा लिख के चला गया और वही इतिहास हो गया। सब लिख रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, महाराजा भी लिख रहे हैं। ये सारे जो कोर्ट थे राजपूतों के और मध्य प्रदेश में, और यहाँ वो भी अपनी अपनी कहानियां लिख रहे हैं। उस सबको मिला के देखा जाता है। उसके बाद व्हाट मेक्स सेंस इज पिक्ड अप। उसमें भी बहुत सारी इधर उधर की कहानियां होती हैं। अगर आप आज यहाँ से जो लोग पाकिस्तान गए थे या पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए हैं, उनसे अगर आप पूछ लें तो उनमें से कोई गरीब नहीं था। सब कहते हैं हमारी तो ड्योढ़ी पे हाथी खड़े रहते थे। यहाँ से जो गए वो भी यही कहते हैं, हमारी ड्योढ़ी पे तो हाथी झूलते थे।
कि हम कितना कुछ अपना छोड़ के आए हैं। हाँ। तो वो अगर उस सारी ज़मीन को, हमारे इतने खेत थे, उसको टोटल कर लिया जाए, हाँ। तो वो सब कॉन्टिनेंट क्या, एशिया के टोटल एरिया से ज़्यादा ज़मीन लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में छोड़ के गए। हाँ। थोड़ा सा अपना उन्होंने स्ट्रगल ग्लोरीफाई कर दिया। हालांकि स्ट्रगल था, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं। बिल्कुल था, लेकिन हर जो आदमी जो व्यवस्थापित होता है, वो एक इमेज लेके जाता है कि मैं ये छोड़ के आया हूँ, और वो एम्ब्रॉयडर होता रहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है कि हम कितना लुटा के आए, और हमें नए सिरे से शुरू हाँ, और फिर देखो हम कहाँ आ गए। आपने अपना स्ट्रगल ग्लोरीफाई किया। हाशमी साहब, मेरा आखिरी सवाल, ये तो चर्चा ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक बार फिर से आकर के इसमें अपडेट लेने पड़ेंगे कि अब आपने क्या। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत, जैसे कि आपने बोला, हेरिटेज वॉक से हुई, तो आज इस देश में उन माँ बाप जो खुद शायद फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स इतने बिजी हैं अपने जीवन में कि इतिहास की अज्ञानता में हैं, और उसकी वजह से उनके बच्चे भी हैं, और बच्चे इधर उधर से कुछ चीज़ें पिकअप कर रहे हैं। हेरिटेज वॉक्स को और कितनी सीरियसली इस्तेमाल किया जा सकता है इसको बदलने में, जो आपने किया? देखिए, मैं तो अब बहुत से लोग कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जैसा होता है, ये भी तो इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, कोई हेरिटेज वॉक पे ले जाए और अपनी थ्योरी बताने लगे। नहीं, कुछ वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आ गए हैं, हाँ, तो वो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो वेल मीनिंग लोग हैं, और यंग हिस्टोरियंस ग्रुप्स वो कर रहे हैं, और इसको और ज़्यादा बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जितना ज़्यादा वॉलंटरीली किया जाएगा, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और उसमें गड़बड़ के उतने कम चांसेस होंगे। जितना संगठित हो गया उतना वेस्टेड इंटरेस्ट आएंगे। बहुत खूब, समझ गया मैं आपकी बात से ना। मुझे दो चीज़ें आपको भी बतानी है, क्योंकि आपसे बात करते करते अपने निजी अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपने मंदिर के बारे में बोला कि मंदिर का आर्किटेक्चर हो या मस्जिद का आर्किटेक्चर हो या बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर हो, वो किसी आप रिलीजन से जोड़ के नहीं देख सकते, वो उस वक्त में जो हो रहा है उसका प्रतीक होता है। 2014 में दिसंबर में मैं गोवा गया, और हम लोग ऐसे ही पता नहीं कहाँ घूमते घूमते पणजी में किसी एक ऐसी जगह चले गए जहाँ एक मंदिर था, और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। दे एंटर्ड द टेम्पल, और उनको उनका एकदम से पता है क्या बोलना हुआ। वो कहते हैं ये टेम्पल नहीं, ये तो चर्च जैसा लग रहा है। क्योंकि गोवा में था तो वो मंदिर भी इस तरीके से मंदिर बनाया था कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आप मंदिर में नहीं चर्च में। गलियारा उस तरीके का, लकड़ी का प्रयोग, ऊपर सब फोटोज टंगी हुई हैं भगवान की, मूर्ति जरूर है, शांत है, मोमबत्ती जल रही है। तो एक तो ये है कि मतलब जगह के हिसाब से मंदिर अपने प्रारूप बदलते हैं। एंड सेकेंडली दूसरा किस्सा है जो हेरिटेज वॉक वाला है। जयपुर में जब वहाँ काम करने गए तो वहाँ पर एक हेरिटेज वॉक में गए जिसमें हमें ये बताया गया कि एक ज़माना था जब कूड़ा शहर से बाहर निकालने के लिए पूरे शहर के, जयपुर शहर के सरकमफ्रेंस में, मतलब एक आउटर रिंग रोड की तरह एक रेलवे ट्रैक थी जिसमें घूम घूम के बग्गी कूड़ा इकट्ठा करती थी ताकि उसको और बाहर शहर के जाके फेंक। सो सर्कुलर रेलवे सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये ट्रिविया भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, कुछ नया पता लगता है। तो आपको लगता है कि अब ये वो वक्त आ गया है कि इसको हम बहुत गंभीरता से लें? लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेटिंग हिस्टोरिकल ट्रिविया। और मैं इसमें जो आपने पहली बारी बात कही उसके हवाले से एक बात का जिक्र कर दूं, तो मैं बार बार जिस पे मैं जोर देता हूँ कि अगर आर्किटेक्चर का कोई धर्म होता, हाँ, तो सारी दुनिया की मस्जिदों की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। करेक्ट है ना? लेकिन
आप दुनिया भर की मस्जिदें देखें, हिंदुस्तान में जो सबसे पहली मस्जिद बनी है वो केरला में है। उसमें मेहराब नहीं है, डोम नहीं है, मीनार नहीं है। वो केरला के एक ऑर्डिनरी घर की जैसी है। चीन की किसी भी मस्जिद में गुंबद, मीनार और आर्च नहीं है। इंडोनेशिया की किसी भी मॉस्क में गुंबद, मीनार और आर्च नहीं है। मलेशिया की किसी भी मस्जिद में गुंबद, मीनार और आर्च नहीं है। चीन, फार ईस्ट, केरला, क्या चीज कॉमन? चीन में बर्फ पड़ती है, बाकी जगह बहुत जोर की बारिश होती है। करेक्ट। तेज बारिश में छतें स्लोपिंग होती हैं। करेक्ट। पे डोम नहीं बन सकती। इसलिए कश्मीर की किसी भी मस्जिद में गुंबद नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप या प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आर्किटेक्चर इज डिटरमिन्ड बाय योर क्लाइमेट एंड नॉट बाय योर रिलीजन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो आपने बना दिया कि ये इस्लामिक है, अरब में जो पहली मस्जिद हजरत मोहम्मद ने बनाई थी उसमें ना डोम थे, ना मीनार थे, ना आर्च थे। ये आपने चौथी क्लास से पढ़ा होगा कि दिन में 5 बार मीनार पर चढ़ के मौलवी अजान देता है। दिल्ली की पहली मस्जिद जिसमें मीनार है, जिस पे चढ़ा जा सकता है, वो शाहजहां ने बनाई। उससे पहले किसी मस्जिद में मीनार ही नहीं थी। तो मीनार पे चढ़ के अजान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहां मैंने टेस्ट किया है। उस पे चढ़ के शोर मचाओ, जमीन पे आवाज नहीं आती। आ ही नहीं सकती। बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का, साउंड ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो 200 फुट पे खड़े होकर शोर मचाओगे तो 200 फुट पे लोगों को सुनाई देगा, जमीन पे नहीं सुनाई देगा। पर ये एक अंग्रेज लिख गया कि दिन में 5 बार मीनार पे चढ़ के अजान दी जाती है, और वो हर किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि अंग्रेज लिख गया, हमने उसे कभी चैलेंज ही नहीं किया। मैं तो एनएसडी के स्टूडेंट्स को ले गया था और मैं उन्हें बता रहा था आर्किटेक्चर के बारे में। सडनली मुझे लगा कि ये तो पहली, इसके अलावा तो किसी मस्जिद में मीनार ही नहीं है। लोदियों के पीरियड की, खिलजियों के पीरियड की, तुगलक पीरियड की, किसी मस्जिद में मीनार है ही नहीं। तो फिर एब्सोल्युटली ऑन अ गट फीलिंग मैंने 5 टिकट खरीदे। ऊपर जाने का टिकट लगता है, और जो 5 नॉइजियस लड़के थे, मैंने कहा चढ़ जाओ, शोर ऊपर जाके शोर मचाओ। हम नीचे बैठे हुए हैं। वो 20 मिनट के बाद लौटे, उनके गले बैठ गए। वी डिड नॉट हियर अ थिंग। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग। पूरे कश्मीर में नहीं है, क्योंकि स्लोपिंग रूफ के ऊपर उस जमाने में डोम नहीं बन सकता। करेक्ट। मीनार भी नहीं है। करेक्ट। मेहराबे भी नहीं है। तो ये इस्लामिक क्या हो गया? आर्किटेक्चर कैसे इस्लामिक हो गया? टर्की में वो आया सोफिया है, वो सबसे पहले ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च थी। उसके पर रोमन कैथोलिक्स ने आके कब्जा कर लिया, वो रोमन कैथोलिक चर्च बन गई। फिर बाइजेंटियन मुस्लिम्स ने आके रोमन कैथोलिक्स को हरा दिया, वो मस्जिद बन गई। फिर कमाल अतातुर्क आए, उन्होंने उसको म्यूजियम बना दिया। फिर ये एर्दोगान आए, उन्होंने दोबारा उसको मस्जिद बना दिया। वो क्या रहा है? बिल्डिंग तो वही है, उसके ऑक्यूपायर्स का रिलीजन बदल रहा है। बिल्कुल, बिल्डिंग का नहीं बदल रहा। बिल्डिंग का तो कोई रिलीजन नहीं है। बहुत यू नो। सो ये पूरी की पूरी मिथ है जो क्रिएट की गई है। ये डिवाइड एंड रूल हम आसानी से कह देते हैं ना, इस पे बहुत काम किया गया है, बहुत सोच समझ के। हाशमी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। बहुत रोचक चर्चा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दर्शकों को अगर इसमें से 4 बातें भी अगर समझ में आती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि इस बात का मकसद पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।